आपका श्री पीएस पाटिल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संक्रियण ऊर्जा और अर्धआयुर्वाद के बारे में पढ़ा था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ा के हम संक्रियण ऊर्जा के समीकरण दी हुई थी और यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़ने के लिए देखो पहले परिभाषा पता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्कर बढ़ती है। टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। वह पाया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वेग में दोगुना हो जाता है। अगर हम अभिक्रिया का वेग तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब कि k की जगह क्या हो जाएगा 2k, वेग दोगुना हो जाएगा, अर्थात वेग स्थिरांक का मान दोगुना हो जाएगा। देख ले, जैसे कि मान लो अगर t तापमान पर क्या है k है, अगर तापमान t है तो वेग स्थिरांक k है। अगर मान लो तापमान t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो ये वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा। तो देखो 2k इक्वल टू a e की पावर e a अपॉन r t की जगह t प्लस 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का मान अगर बढ़ा देते हैं तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इस चीज को और समझने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में कुछ हम एक एग्जांपल लेंगे, जो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और उससे हम उस ग्राफ को समझेंगे कि भाई वेग है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से कैसे टूके हो जाता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, उसमें 100 अणु भाग ले रहे हैं। तो मान लेते हैं ये 100 अणु भाग, ठीक है। 100 अणु में मान लेते हैं कि 60 की ऊर्जा है वो 35 है, ये ऊर्जा है। 100 अणु में से 60 अणु की ऊर्जा क्या है, 35 मान लेते हैं। 20 अणु की ऊर्जा मान लेते हैं हम 0 से 34 के बीच में। 10 अणुओं की ऊर्जा मान लेते हैं हम 36 से 60 के बीच में। और आगे के 10 अणुओं की मान लेते हैं हम 60 से। हमने क्या किया, कोई अभिक्रिया है उसमें माना कि 100 अणु, उसमें से अलग अलग ऊर्जा वाले अणु, कुछ अणुओं की ऊर्जा है वो 35 से अधिक है, कुछ की ऊर्जा है वो 0 से 34 के बीच में है, कुछ की ऊर्जा वो 36 से 60 के बीच में है, और कुछ अणुओं की ऊर्जा 60 से अधिक है। तो ये 10 अणु मान लेते हैं, टोटल 100 हो गए और ये हो जाए। तो इसका हम अभी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इस अक्ष पर हम ऊर्जा ले लेते हैं। ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। अभिक्रिया अभिकारकों का अंश, मतलब अभिकारकों की संख्या इस तरह ले लेते हैं। तो इसमें देखो पूर्ण मान कौन सा है, तो 60 है, एक 35 है। तो 2 पॉइंट में पूर्ण मान है और उनका नाम दे देता हूँ 35 और 60। ये तो अंतराल है, तो अंतराल को दोनों बीच में आ जाएगा, ये 0 है। तो 0 से 35 के बीच में कितने हैं, 0 से 35 के बीच में 20 है, और 35 पे कितने हैं, 60 है। तो मैक्सिमम मान लेते हैं ये 60 अणु है वो 35 पर है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा अणु है वो 35 ऊर्जा वाले हैं, तो 35 पर कौन से सबसे ज्यादा है, तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा। थोड़ा बड़ा बन गया या छोटा बनाएंगे, मान लेते हैं ये सबसे ज्यादा अणु है वो इस पॉइंट पे 60 अणु, और 60 पे कितने हैं, 60 से अधिक केवल 10 अणु है, वो मान लेते हैं 10 यहाँ पे, वो 60 से, ठीक है। और बाकी देखो
20 अणु क्या है 0 से 35, 0 से 35 के बीच में बढ़ रहे हैं। 0 से 34 के बीच में कौन से अणु, जो 20 अणु है जिसमें बराबर ऊर्जा वितरित हो रही है। तो ये वितरण को, ऊर्जा वितरण को बता रहा है कि 0 से 35 के बीच में 20 अणुओं में ये बराबर ऊर्जा वितरण है। और फिर 36 से 60 के बीच में ये ऊर्जा वितरण है। और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये 60 से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये 10 था, ये भी 10 है, तो ये संख्या कम हो रही है। तो अगर इस ग्राफ में अगर मैं मान लूं सक्रियण ऊर्जा का मान 60 मान लूं, अगर अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया ले लेते हैं उसमें E बराबर 60 मान लेता हूं। E 60 का मतलब कि अभिक्रिया को करने के लिए ये 60 की घाटी पार करनी होगी, तो कम से कम उस अणु की ऊर्जा 60 को होनी जरूरी है। 60 होगी तभी अभिक्रिया होगी। तो अभी 60 या 60 से अधिक वाले अणु कौन कौन से, 60 या 60 से अधिक वाले ये है। तो ये इतने से ही अंश या इतने से ही अभिकारकों के अणु है वो अभिक्रिया में भाग ले पाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा 60 से अधिक है। और ये बात हमने करी थी T पर, तापमान T पर ये ग्राफ है। ये ग्राफ किसके लिए बना हमने, T तापमान के लिए ये ग्राफ बनाया है। T तापमान पर ये ग्राफ बना है। इसके बीच में 20 कण है, इसके बीच में 10 है और इससे ज्यादा 10 है, और यहाँ पर 60 वाले 35 ऊर्जा वाले 60 कण। तो 60 से अधिक वालों के लिए हमने डार्क सर्किल कर दिया। और ये बात हुई थी अभिक्रिया के जब तापमान T था। अब T प्लस 10 करते हैं। T प्लस 10 जब ये T पर सिर्फ से ये, अब बात करते हैं T प्लस 10। अगर 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, दोगुना 2k हो जाएगा। ठीक है, तो 2k हो जाएगा तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अंशों की संख्या भी 2k हो जाएगी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो T प्लस 10 के लिए हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से होगा, यहां से फ्लैट हो जाएगा ये ग्राफ, यहां से फ्लैट हो जाएगा, तो ये से बढ़ता जाएगा और इसका शीर्ष यहां पे हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है, T प्लस 10। अगर ताप बढ़ाएंगे तो कणों के बीच में टक्कर भी बढ़ेगी। तो टक्कर बढ़ेगी तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा। इस ऊर्जा का मान कम होगा तो ये इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या भी बढ़ेगी। जब ऊर्जा का मान कम हुआ तो ये कण और ऐड हो गए, तो सीधी लाइन के कण है वो और ज्यादा ऐड हो गए। तो अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हुआ और अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या बढ़ी। तो इसे बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है। तो अभिक्रिया में जितना पहले कण भाग ले रहे थे उतने ही कण और ऐड हो जाते हैं, तो कणों की संख्या डबल हो जाती है, तो वेग की संख्या भी डबल हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, या वेग स्थिरांक दोगुना हो जाता है। तो ये एग्जांपल था, इस एग्जांपल से हमने समझा, ये ग्राफ बना और इसके लिए गतिज ऊर्जा है। और इस चीज को बोलते हैं अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि इस गतिज ऊर्जा पर या इस ऊर्जा पर अभिक्रिया के सबसे ज्यादा कण है। 33 पे कितने, 60। तो इस अभिक्रिया के कण, इस ऊर्जा पर अभिक्रिया के सबसे ज्यादा कण है, इसे अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और इस वक्र को बोलते हैं ऊर्जा वितरण वक्र या मैक्सवेल-बोल्ट्जमान वक्र बोलते हैं। जो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे की स्टोरी लिखते हैं। अब इसके बाद में हमने एक ग्राफ समझा था, ग्राफ की थोड़ी सी लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं। बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने साइन थ्योरी का प्रयोग कर अणुओं की गतिज ऊर्जा
और अणुओं के अंश के मध्य के ग्राफ खींचा। यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है तथा वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। अगर मान लो पहला हमने T माना था, T तापमान पर शीर्ष ये था, जो कि अगर तापमान में वृद्धि करी T + 10 तो शीर्ष यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब कि अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो गया। इधर अधिक ऊर्जा है तो इस तरफ ये वक्र यहाँ से पहले यहाँ शीर्ष यहाँ होना चाहिए था, नहीं तो ये शीर्ष यहाँ से इधर की तरफ विस्थापित हो गया। तो ये क्या है कि शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है और वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। ये वक्र यहाँ पे क्या हो गया, फैल गया। तो लिखा हुआ है कि वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। अगला पॉइंट है, वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा E है, सक्रियण ऊर्जा E है से अधिक है, T + 10 डिग्री तापमान पर लगभग T तापमान से दुगुना हो जाता है। मतलब जो T तापमान पर सक्रियण ऊर्जा थी या T तापमान पर जितने अंश भाग ले रहे थे उसका T + 10 तापमान पर डबल अभिकारक भाग लेने शुरू कर देंगे और जिससे कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, हमें पहले के वेग से दुगुना, लगभग दुगुना प्राप्त हो जाएगा और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या भी लगभग दुगुनी हो जाएगी। और इस वक्र को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल-बोल्ट्जमान वक्र या ऊर्जा वितरण वक्र, क्योंकि यहाँ पे समान रूप से कणों में ऊर्जा वितरित होती है। तो अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का इस सूत्र का अब आर्यवर्णीय समीकरण के बारे में इसको खोल के लिखते हैं, इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए दोनों तरफ log लेते हैं। log लेने पे ln k = ln a e अपॉन r। तो यहाँ पे देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ln xy, इसको क्या लिखते हैं, ln x + ln, ये log की प्रॉपर्टी है। अगर ये चीज यहाँ पे दिख रही है क्या, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो यहाँ पे ln x और ln y अगर दोनों गुणा में हो तो उनको अलग अलग प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ln k = ln a + ln e⁴ अपॉन r। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ln हो गई। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि log x की पावर अगर a है तो ये आगे चली जाएगी a log x, ln x लिख देंगे। तो ये आगे इसको आगे ले लेते हैं। तो ln k = ln a, जो कि x की पावर या जो भी किसी भी e की पावर अगर कुछ भी है तो आगे गुणा में चली जाएगी। तो क्या जाएगी, ये चिन्ह माइनस का तो मैं माइनस लिख देता हूँ, -e अपॉन RT। ये e बराबर में नहीं है, नीचे है। e मतलब कि सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी है। और ln e, और यहाँ ln की बेस भी हमेशा क्या होती है, e। तो ln e बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ का मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ln k = ln a - e/RT। ये हो गई। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ln k = -e/RT + ln। अब इसकी तुलना हम करते हैं सरल रेखा समीकरण y = mx प्लस, इसकी तुलना इस चीज से करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ln के, m बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज पूरी m के बराबर हो जाएगी। और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, और c बराबर क्या हो जाएगा, ln x। तो ये चीज बन जाएगी, एक सरल रेखा की समीकरण बन जाएगी। तो इसको याद भी रखना है, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसकी तुलना करेंगे तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। साफ
यहाँ पे बना देते हैं। जहां से पॉइंट स्टार्ट करेंगे सी बराबर क्या है ln a, y बराबर ये है तो y बराबर क्या है ln k, और x बराबर क्या है 1/t। 1/t किसके बराबर है x के बराबर है। और बात बची m n परवणता या ढाल, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। m का मान क्या है E/r, E/r, वो भी किस चिन्ह के साथ में माइनस चिन्ह के साथ में है। तो अभिक्रिया का मतलब ग्राफ किस तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये प्रवणता ढाल माइनस होती है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, और अगर ढाल पॉजिटिव होती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ग्राफ हो गया और इस चीज की तुलना हो गई, ठीक है। अब इस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मान लेते हैं कि एक T1 तापमान है, हम तापमान की निर्भरता T1 तापमान पर मान लेते हैं अभिक्रिया का वेग K1 है, और T2 का तापमान पर अभिक्रिया का वेग क्या है K2 है। तो इसके लिए मान लेते हैं T1 पर K1 और T2 पर ये चीज मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ln K1 इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln A। RT मतलब यहाँ T की जगह K1 लिख देंगे, और ये समीकरण नंबर 1 में। अब बढ़ते हैं आगे, ln K2 इक्वल टू EA/RT2 प्लस ln, ये मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम कर लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू EA/RT2, ये भी माइनस के साथ, प्लस ln A, बीच में किसका चिन्ह लगेगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस EA/RT1, और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस ln। इसको आगे सरल करते हैं, आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1। अब देखिए ln यहाँ माइनस का है और यहाँ ln प्लस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम EA यहाँ पे भी है, EA यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी है। तो ये इतना सा पोर्शन कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं हम, EA/R कॉमन ले लिया। इसी के साथ प्लस का चिन्ह लो या माइनस का चिन्ह लो का प्रॉब्लम ये बात। अगर मैं प्लस का चिन्ह बाहर रखता हूं तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 1/T2, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/T1, वो किसका आ जाएगा प्लस। तो इसको लिख सकता हूँ आगे EA/R 1/T1 प्लस माइनस 1/T2। इस चीज को लिख देते हैं ln K2 माइनस ln K1। यहां तक समीकरण आ गई। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log x/y इक्वल टू क्या आता है ln x माइनस ln y। तो ये चीज यहाँ पे मिल रही है, तो ln x ln y, तो इसको किस रूप में लिख देंगे x/y के रूप में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा K2/K1। तो ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे इसके हिसाब से लिख लेते हैं ln K2/K1 इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब ln को log में परिवर्तित करेंगे तो हम हमेशा क्या लिखते हैं ln x इक्वल टू 2.303 log 10x। तो इस जगह ये मान लिख के इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 log
क्योंकि ln को हमने चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे ई बेस होता है, ई बेस को हमने 10 बेस में चेंज किया तो गुना में क्या आता है 2.303 आता है। ये चीज लिख लेना, यह आ जाएगा E/R 1/T1 माइनस 1/T। ठीक है, अब इसको मैं अगर भाग में लाता हूँ तो क्या बन जाएगा log K2/K1 नीचे log K2/K1 इक्वल टू E/R, और ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2.303, क्योंकि इस साइड में गुना में है तो इस साइड भाग में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये समीकरण आ गई, फाइनल समीकरण आ गई। ये समीकरण न्यूमेरिकल है, आखिरी प्रश्नों में काम आती है जब अभिक्रिया का वेग K1 और K2 दे रखा हो, जब तापमान T1 और T2 दे रखा हो, तो हमें संक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम आ जाता है, क्योंकि R ये ताप नियतांक है, गैस नियतांक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी, और हमें अभिक्रिया का वेग भी दे रखा होगा। T1 तापमान पर अभिक्रिया का वेग माना K1 है, और T2 तापमान पर अभिक्रिया का K2 है, तो E सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सूत्र काम में आता है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने पढ़ा था अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव, को पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक कैसे कैसे उसे उत्प्रेरक की परिभाषा देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में को परिवर्तन करता है पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, मतलब कि ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करता है और खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके लिए एक ग्राफ समझते हैं, ग्राफ इसको मान लेते हैं, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है R, यह अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक से क्या बन रहा है यहाँ पे उत्पाद बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा मतलब कि यहाँ पे मध्यवर्ती का निर्माण, यहाँ पे किसका निर्माण होगा मध्यवर्ती का निर्माण होगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया है, बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया है। ये बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी ये E/1 मतलब कि बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा की, जहां पर कि ये घाटी है उस घाटी को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो बिना उत्प्रेरक के वो E/1 हो जाएगी। और मान लेते हैं उत्प्रेरक ले लेते हैं, अभिक्रिया में उत्प्रेरक आ गया तो वो उत्प्रेरक R से P की तरफ ही जाएगा, बनाएगा तो उत्पाद ही रिएक्शन अभिकारक से उत्पाद बनाएगा, परंतु जो ये घाटी है उस घाटी को कम कर देगा। मतलब कि ये E/1 की वैल्यू E/2 हो जाएगी। पहले सक्रियण ऊर्जा E/1 ज्यादा थी क्योंकि अभिक्रिया को करने के लिए मध्यवर्ती को ज्यादा घाटी पार करनी पड़ रही थी, वो अब E/2 उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया में E/2 का मान कम हो जाता है, मतलब कि अब कम घाटी पार करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्प्रेरक है वो वैकल्पिक पथ प्रदान करता है और सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये बात करी थी कि अभिक्रिया स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अगर ये अभिक्रिया में भाग लेता, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के साथ क्रिया है, अगर ये उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता तो अभिकारक से उत्पाद कुछ अलग बनता, परंतु जो पहले ही अभिकारक था वो ही उत्पाद बना है, और इस उत्प्रेरक को मिलाने के बाद में जो अभिकारक है उसी से वो उत्पाद बना, वो दोनों सेम है, तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इसको एक समझने के लिए, जैसे कि हम कहीं से घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल एक तो पैदल जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो ये पैदल जाने वाला पथ मान लेते हैं, और अगर हम किसी वाहन से जाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, तो ये एक वैकल्पिक पथ है, वो एक
उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं कि EA1 जो कि पहले की संकीर्ण ऊर्जा, EA2 जो कि उत्प्रेरक को मिलाने के बाद की संकीर्ण ऊर्जा है। तो EA2 कम है EA1 से। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो उसके संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग क्या बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ेंगे हम संघट्ट का सिद्धांत। संघट्ट का सिद्धांत मतलब टक्कर का सिद्धांत। अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आपस में दोनों के बीच में अभिकारकों के मध्य टक्कर होना जरूरी है, तभी अभिकारक से उत्पाद बनेगा। तो क्या अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उनके अणुओं के मध्य टक्कर आवश्यक है, टक्कर होगा तभी ही उत्पाद का निर्माण होगा। और इसके आगे क्या, इसी आधार पर मैक्स ट्राउल और विलियम लुईस ने संघट्टवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के अणु को ठोस गोलों के रूप में माना गया है। मतलब अभिकारक के अणु होते हैं वो ठोस गोलों के रूप में होते हैं। मान लेते एक और बी है, ये अभिकारक आपस में टक्कर करके उत्पाद बनाते हैं। और अब टक्कर भी दो तरीके की होती है। टक्कर भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रभावी टक्कर, एक होती है अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर को समझने के लिए इसमें से देख लेते हैं। अगर ये टक्कर है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, परंतु ये टक्कर अचानक एक टक्कर ये ऐसे हो गई और ये उत्पाद बन गया। तो जिस टक्कर से अभिकारकों से उत्पाद बन जाता है उस टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो अगर ये दोनों टक्कर आपस में प्रभावी है तो ही उत्पाद का निर्माण होगा और अप्रभावी टक्कर है तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो अभिक्रिया के दौरान टक्कर दोनों प्रकार की होती है, अप्रभावी भी होती है और प्रभावी भी होती है। तो प्रभावी टक्कर से उत्पाद का निर्माण होने लग जाता है। और इसके अनुसार इसको अणु क्या माना जाता है, ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार, संघट्टवाद के सिद्धांत के अनुसार अणु अभिकार के अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया है। संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट आवर्ती कहा गया है कि जो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या क्या है, संघट्ट आवर्ती कहलाती है। संघट्ट आवर्ती का सूत्र क्या है, Z ZAB e की पावर क्या है -E/RT। ये क्या हुई संघट्ट आवर्ती, जहां ZAB क्या होती है, संघट्ट आवर्ती होती है। पहले हमने वो सूत्र पढ़ा, इसमें ए यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा इस तरह का आ रहा था, आयनियस इस तरह का आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ रही है, संघट्ट आवर्ती आ रही है। जटिल अणुओं के लिए ये मान्य नहीं है क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, कुछ टक्करें प्रभावी होती है और कुछ टक्करें अप्रभावी होती है। तो इस सूत्र में हम संशोधन करते हैं तो ये सूत्र क्या बन जाता है, ZAB रो E - EA/RT। रो क्या है, त्रिविम कारक। अगर त्रिविम कारक को जोड़ते हैं तो सारी टक्करें प्रभावी हो जाती है और उत्पाद का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो ये था संघट्ट का सिद्धांत। इस तरीके से हमारा रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 19 होता है, पूरा होता है। और अगला चैप्टर कुछ लेके आएंगे पीम लो का, और अगला कल का वीडियो होगा वो 10th क्लास का वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।